आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी द्वारा 2016 के अंदर कॉलेज लेक्चर की जो भर्ती की थी उस भर्ती का दूसरा पेपर देखेंगे, हिस्ट्री का सेकंड पेपर देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट पेपर के हम तीनों पार्ट अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखे तो ओल्ड जो एग्ज़ाम के पेपर से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के ज़रूर देख लें। तो अब प्रारंभ करेंगे इसका पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय को नष्ट नहीं करेंगे और इस दरमियान आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देकर के अपनी सहभागिता भी जारी रखें। इसमें पहला है कार्थजेंस क्या थे। तो कार्थजेंस का पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र। दूसरा, रोमन गणतंत्र द्वारा नष्ट किया गया एक प्राचीन नगर। तीसरा, पुर्तगालियों द्वारा भारतीय जहाज़ों पर लगाया गया व्यापारिक कर एक कर। चौथा है भारत के साथ व्यापार के लिए डचों द्वारा प्रयुक्त बड़े जहाज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 यानी कार्थजेंस क्या थे, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए पत्र थे। पुर्तगालियों ने जो शांत जल की नीति थी उसके अंतर्गत समुद्री व्यापार पर अपने जो अधिकार है एकाधिकार को बनाए रखने के लिए ऐसे परमिट वो जारी करती थी। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का जो सूबेदार जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 में चंद्रनगर में क्या की थी, जो फ्रांसीसी फैक्ट्री है उसकी स्थापना की थी। कौन सी फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों को उसमें क्या कहा जाता, फैक्ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा, शाइस्ता खां, सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, तो अलीवर्दी खां। तो इसमें से कौन होगा, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए 1673 ईस्वी के अंदर। तो इस समय औरंगजेब का शासनकाल था और औरंगजेब के शासनकाल के अंदर यहाँ का सूबेदार कौन थे, शाइस्ता खां। तो किसने दी थी अनुमति, शाइस्ता खां की आज्ञा से ही की थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था। इसमें कौन था, वास्को डी गामा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, अल्बुर्क था, या ये नुनो द कुन्हा था। तो इसमें से कौन था पहला भारत में पुर्तगाली बस्तियों का। ठीक है, तो वास्को डी गामा क्या आया था, इसकी खोज करने आया, तो वो नहीं था, तो पहला नहीं था। और उसके बाद में डी डे नुना ये भी बाद में, अल्बुकुर्क भी ये बाद में हुए, तो पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यानी भारत में पुर्तगाली बस्तियों का जो पहला गवर्नर जनरल है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। क्वेश्चन संख्या जो चौथा है वो है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक को कथन आर को क्या कहा गया, कारण कहा गया। जिसमें पहला है कथन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से कहाँ ले गया था, मुंगेर बिहार के अंदर स्थापित कर दिया। मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार में स्थापित कर दिया। तो इसका कारण क्या था, वो अवध के नवाब के साथ निकट संबंध चाहता था। इस पर अब विचार करें कि इसमें से सही कथन क्या है। तो हम देखेंगे कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए तो उसने ऐसा किया था कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर ले गया। तो पहला जो कथन है वो तो सही है, लेकिन वो अवध के नवाब के साथ निकट संबंध नहीं, वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। दूसरा कथन गलत, यानी ऑप्शन संख्या 3 सही है। ए सत्य है और आर असत्य, यानी आर क्या है, गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण था, माए पर ब्रिटिश कब्जा था, उत्तरी सरकार पर ब्रिटेन का नियंत्रण, या त्रावणकोर पर हैदर अली का आक्रमण। तो हालांकि इसमें स्पेशल इसमें नहीं कहा कि कौन से युद्ध की बात हो रही है, लेकिन आप इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे यहाँ तो लिखा हुआ सेकेंड एंग्लो वार, यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की ये बात हो रही है। तो कभी कभी देखो हिंदी में ये ऑनलाइन एग्ज़ाम थी, इसका आंसर जो हिंदी में कन्वर्ट हुआ था तो वो कन्वर्ट सही तरीके से नहीं हुआ था, इसी कारण आपको देखना। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका तत्कालीन कारण था माए पर ब्रिटिश कब्जा, यानी माए पर क्या कर लिया था, इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था और इसको लेकर ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित अवध के नवाबों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है।
तो कौन कौन से इसको आपको काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब है कि पहले कौन था उसके बाद कौन था, तो इस तरीके से इनका काल क्रम के अनुसार ही समझ लो हम इसका क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। आरोही का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम के, तो हमें इसको बढ़ते क्रम में करना है। इसमें शासक कौन, आसफुद्दौला है, सादत अली खां है, मिर्जा वजीर अली और गाइदुल। कभी भी जब ऐसा पूछा जाता है तो हमेशा प्रसिद्ध शासकों के बारे में नहीं होता, यानी उसके जिनके बारे में कम पढ़ा जाता है या कम महत्वपूर्ण शासक होते हैं उनके बारे में ही आरबीसी हमेशा क्वेश्चन देती है। तो सबसे पहले कौन थे इसमें, प्राचीन आसफुद्दौला थे। आसफुद्दौला के बाद दूसरे नंबर पर थे मिर्जा वजीर अली। मिर्जा वजीर अली के बाद तीसरे नंबर पर थे सादत अली खान, और जो गाजीउद्दीन है ये सबसे अंत में थे। तो ऑप्शन संख्या कौन सा राइट होगा, 2, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है सुमेलित करना, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, सिख सरदार हैं जिन्होंने क्या किया था, जो आंग्ल सिख संघर्ष के दौरान क्या किया था, ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दूसरी तरफ इनके पद क्या थे, उनके बारे में इनसे हमें मिलान करना। तो सही कौन होगा उसकी जानकारी आपको देनी है। एक तरफ लाल सिंह, तेज सिंह, ध्यान सिंह और मूलराज, ये सिख अधिकारी हैं। तो दूसरी तरफ ये कौन कौन से थे, इनका क्या पद नाम था, उनको मिलाना है। तो लाल सिंह क्या था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री था, बिल्कुल सही है। तो पहला तो आंसर सही है कि प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध है उसके दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री यानी वजीर कौन था, लाल सिंह था। दूसरा तेज सिंह क्या था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का कमांडर था, बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध है उसके दौरान पंजाब का जो प्रधानमंत्री यानी वजीर तो था लाल सिंह, और जो सिख सेना थी उसका मुख्य कमांडर था तेज सिंह। अगला देखेंगे ध्यान सिंह। तो क्या ध्यान सिंह क्या था, क्या ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान मुल्तान का गवर्नर था, नहीं, गलत। मुल्तान का गवर्नर तो कौन था, मूलराज था। तो ध्यान सिंह कौन था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व पंजाब का प्रधान, इससे पहले था। इस दौरान तो कौन था, लाल सिंह था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व में पंजाब का क्या था, प्रधानमंत्री यानी वजीर था। तो इसका ऑप्शन संख्या 3 सही होगा, 1, 2, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि जो 1782 के प्रावधानों को निम्न में से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से 3 गलत है और 1 ही सही है। तो वो क्या है, सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे। राघोबा को अंग्रेजी सेना की 2500 सदस्य टुकड़ी दी गई। बड़ो सिंधिया को दिया जाना था। पेशवा अपनी सेवा से समस्त विदेशियों को क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा। तो इसमें से सत्य क्या है, तो सत्य यही है कि सलसेट और एलिफेंट है वो अंग्रेजों के पास ही रहे। बाकी ये तीनों के तीनों ये कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 9। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, मीराई ने, मीर जाफर ने या फिर शौकत जंग ने, किसने की थी। तो इसकी हत्या की थी मीरा ने, ये मीर जाफर का ही पुत्र था, इसने इसकी क्या कर दी, हत्या। क्वेश्चन संख्या जो 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, सही सुमेलित है, यानी इसमें सही सुमेलित कौन सा है। एक तरफ आंदोलन के नाम है, दूसरी तरफ उनको चलान। तो झंझावा आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, जस्टिस आंदोलन श्री नारायण गुरु, आत्म सम्मान आंदोलन CS मुद्दालियर, जबकि नायर आंदोलन CV रमन पिल्लई। तो इसको RPC ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संख्या 11। चार्टर एक्ट जिसने ईसाई मिस्त्रियों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की क्या कर दी थी, अनुमति दी थी, उसका नाम कौन सा था। 1793 का चार्टर एक्ट था, या 1813 का चार्टर एक्ट था, या 1833 का चार्टर एक्ट था, या 1853 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, 1813 का चार्टर एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार है उसने ईसाई जो मिशनरियाँ हैं उसको भारत के अंदर अपने धर्म के प्रचार की क्या कर दी थी, अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित जो विद्रोह है उनको सही काल क्रम के अनुसार आपको क्या करना है, इसको करना है। जिसमें जबलपुर में बुंदेलों का विद्रोह, मैसूर के अंदर किसानों का विद्रोह, वेलुथम्फी का विद्रोह और तमिलनाडु के पोलीगिरों का विद्रोह। तो ऐसा ही क्वेश्चन भी हमेशा आता है, इसके बारे में भी आपको क्या करना चाहिए,
लेकिन आरपीसी ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 13, निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिनियम है वो गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था, है ना। गैंगिंग एक्ट, ये ध्यान रखना। तो रोलेट एक्ट 1913, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, द इंडियन प्रेस यानी संकटकालीन शक्तियाँ एक्ट 1931, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। तो इसका सही आंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, जो समाचार पत्रों पर रोक लगाने के, तो इसी को क्या कहा जाता था, गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना। फिर से सुमेलित करने का है। एक तरफ अधिकारी भू राजस्व प्रणाली के, दूसरी तरफ है, एक तरफ तो अधिकारी, दूसरी तरफ है भू राजस्व प्रणाली। उसको जैसे अधिकारी में थॉमस लॉ, अलेक्जेंडर रीड, एच ई गोल्ड स्मिथ और हॉल्ट मैकेंजी। दूसरी तरफ क्या है, भू राजस्व प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है, मालबाड़ी है और बॉम्बे योजना। तो इन सबको क्या करना, आपको सुमेलित करना है। तो थॉमस लॉ क्या लेकर आए थे, थॉमस लॉ लेकर आए थे स्थायी बंदोबस्त। तो ये सही है दोनों। पहला तो थॉमस लॉ लेकर आए थे स्थायी बंदोबस्त। दूसरे ने था अलेक्जेंडर रीड। तो अलेक्जेंडर रीड क्या लेकर आए थे, रीड से आपको ध्यान रखना रेतबाड़ी, है ना, रीड से ही ध्यान रखना रेतबाड़ी। यानी अलेक्जेंडर रीड कौन सी बंदोबस्त लेकर आए थे, उससे संबंधित थे रेतबाड़ी व्यवस्था से। थॉमस लॉ थे स्थायी से, है ना, ये ध्यान रखना। फिर एच ई गोल्ड स्मिथ। तो एच ई गोल्ड स्मिथ क्या लेकर आए थे, ये बॉम्बे प्लान लेकर आए थे, बॉम्बे योजना से संबंधित थे। जबकि महालमाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी, महाल से मैकेंजी, याद रखना, महाल से मैकेंजी यानी महालमाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे। तो इसका सही कौन सा होगा, ऑप्शन संख्या 2, 1 2 4 3। अगला एक क्वेश्चन संख्या जो 15 है, नीचे दिए गए वक्तव्य को पढ़िए। पहला वक्तव्य, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष क्या कहलाता था, निवेश कहलाता था। जबकि इसका कारण क्या है, यूरोप से मंगी धातुओं का अंतर्प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना। इसमें सही कौन सा, यानी ए और आर दोनों सही है कि केवल ए सही, केवल आर सही, या दोनों ही गलत है। तो हम देखते हैं कि पहला, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष क्या कहलाता था, निवेश, बिल्कुल सही आंसर है। वो क्या कर, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए जो सामान खरीदने के लिए प्रयुक्त बंगाल का जो राजस्व निवेश अधिशेष, वो उनके लिए क्या कहलाता, कंपनी के लिए निवेश कहलाता था। कथनार, यूरोप से मंगी धातुओं का प्रवाह 1765 बिल्कुल समाप्त, ये भी सही, ये इसी से संबंधित है, क्योंकि जब वो जो राजस्व अधिशेष था उसी को ही अंग्रेज फिर वस्तुओं की खरीदारी के लिए प्रयुक्त करने लगे। तो इस कारण यूरोप से फिर महंगी धातुओं को भारत मंगवाना क्या हो गया था, 1765 के आसपास बिल्कुल समाप्त हो गया था। इन्हें ऑप्शन संख्या 1 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 16 है, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1961 है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना, विचार करना है। यानी इन कथनों में कौन से सही है, उनका हमें क्या लगाना है, पता लगाना है। पहला, गवर्नर जनरल की परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या क्या की गई, 12 प्रस्तावित की गई। किसकी, 1861 के अधिनियम की। तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद के जो अतिरिक्त सदस्य, उनकी अधिकतम संख्या 12 की गई। दूसरा, अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित, तो ये गलत है, 1 वर्ष के लिए नहीं था। दूसरा, अतिरिक्त सदस्यों की परिषद बैठक में तभी भाग लेने की क्या अनुमति थी, जब एक विधेयक पारित किया जाना था। ये बिल्कुल सही है। यानी अतिरिक्त सदस्यों को हर तरीके की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं था, वो बैठक में तभी भाग ले सकते थे जब एक विधेयक को क्या किया जाता था, पारित किया जाता था। चौथा देखेंगे, लॉर्ड कैनी ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद का क्या किया था, सदस्य मनोनीत किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन संख्या 4, 1 3 और 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन संख्या 17 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की विशेषताएं। अब 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में देखना, मुख्य विशेषताएं।
तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के मुख्य अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 तक में वृद्धि की गई। अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दे पर प्रश्न पूछने, ये महत्वपूर्ण चीज, इसकी मुख्य विशेषता ये, बाकी सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अतिरिक्त सदस्यों के चयन हेतु प्रत्यक्ष चुनाव की क्या की गई शुरुआत, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता है भारतीय जो परिषद अधिनियम 1892 की, वो ये है कि अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नर जनरल, जिसके कार्यकाल में भारत में पहली बार, तो हमेशा पहली और जो अंत होती है ना उसको ध्यान रखना, पहली बार आयकर की शुरुआत हुई थी। तो आयकर की शुरुआत भी क्रांति के समय हुई थी। तो इसमें कौन थे, भारत के वाइस गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में पहली बार आयकर की क्या हुई है, शुरुआत हुई थी। 1921 ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक सिविल वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी जो सिविल सर्विस के बारे में क्या, सेवा के बारे में सही नहीं है। केवल भारतीयों को इसके लिए मनोनीत किया जाता था, तो ये तो गलत है। हालांकि हमें देखना है कि वैधानिक सिविल सेवा के लिए, तो ये सही है ना। केवल भारतीयों को इस सेवा के लिए मनोनीत किया जाता, वैधानिक। इस सेवा में चयन की कसौटी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वैधानिक सिविल सेवा में जाना हो तो आपको उच्च क्या होगा, उच्च जो सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तीसरा, चयनित व्यक्ति को उसके प्रांत में ही लगाए, ये भी सही है। तो वैधानिक सिविल सेवा को 1913 में क्या कर दिया, समाप्त, यही गलत है। तो ऑप्शन संख्या इसका क्या होगा, 4 सही होगा। नेक्स्ट 20वां, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी। पहली बार किसी भारतीय की नियुक्ति 1892, 1909, 1919 या 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम था, जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये था 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। किसके लिए, गवर्नर की कार्यकारिणी, एसपी चिन्हा थे इसके पहले नियुक्त होने वाले व्यक्ति। अगला, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, ए कथन और आर क्या है, कारण है। कथन क्या है, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश सरकार का क्या है, उद्देश्य। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य। दूसरा, इसका कारण क्या है, मॉन्टेस्क्यू घोषणा, होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिणाम, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से सही कौन सा है, क्या पहला सही है, दूसरा। ए आर दोनों सत्य और ए आर की क्या करता, सही व्याख्या। देखो ए आर दोनों सत्य। अब पहला, ये मॉन्टेस्क्यू से संबंधित घोषणा से, और मॉन्टेस्क्यू की एक घोषणा किस परिप्रेक्ष्य में उसे करनी पड़ी, वो करनी पड़ी थी होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के संचयी परिणाम। तो इस कारण ए आर दोनों सही, और ए आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन संख्या 22, प्रथम बार किस वर्ष आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था। इससे पहले अलग अलग होता था, तो इस बार क्या हुआ था, ब्रिटेन और भारत के अंदर आईसीएस परीक्षा का एक साथ आयोजन 1921 है, 1922, 23 या 24। तो इसका सही आंसर है एक साथ में। एक साथ तब क्या होते हैं, हम दो हमारे दो, तो वही है 1922, 2-2 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 23, रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था, उसका सन बताना। तो इसका सही आंसर है 1924 में। नेक्स्ट है, सिंध का बम्बई प्रांत से पृथककरण किया गया, यानी सिंध को बम्बई से कब किया गया अलग, तो अलग कब किया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 नहीं, भारतीय परिषद 1919 भी नहीं। तो सही क्या होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 है। इस 35 के दौरान बम्बई को सिंध को क्या कर दिया, बम्बई से अलग करके अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन संख्या 25 हम देखेंगे, नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं, ए कथन और आर कारण है। ठीक है, पहला देखेंगे ए कथन, रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनके पूंजी निवेश पर 6% लाभांश की क्या दी गई थी, गारंटी दी गई थी। कितने प्रतिशत, इन्होंने कहा 6% की, है ना। दूसरा है, इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान दिया।
तो ये तो गलत है, ऐसा कोई था नहीं इसने कि उसके बाद में इसका इतना प्रभाव हो, संपूर्ण भारत इसके प्रभाव में आए। लेकिन ये था कि रेल निर्माण की जो गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को क्या करते थे, कंपनियों को जो उनकी पूंजी है उसका निवेश करते दिलाते। तो इस कारण इसका सही कथन होगा, यानी आर तो सही है और ए क्या है, गलत है। यानी यहाँ ए गलत कैसे हुआ, यहाँ 6% नहीं था, कितना प्रतिशत उनको दिया था, 5%। 5% की गारंटी थी, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा है कि सुमेलित नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखने, यानी बाकी सही है, एक ऐसा जो सही नहीं है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1889, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो 1909, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण जो अधिनियम है वो 1916। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये दूसरा सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ही क्या सुमेलित है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में आया था, जबकि दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909 में, और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो क्या हुआ था 1916 के अंदर। तो इसमें से यही गलत है, तीसरा ऑप्शन। आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 27 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 27 है, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के कारण और कारणों को चुनिए। भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, परिवहन के बेहतर साधनों से कृषि के जो व्यापार को क्या बनाए सुगम। तीसरा, भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण। चौथा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। तो इसको सही चुना कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के कारण क्या थे। तो पहला देखेंगे, भारत में कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, परिवहन के बेहतर साधनों से कृषि उत्पादन के व्यापार को क्या बना दिया, सुगम बना दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, भू राजस्व के लिए भुगतान का मौद्रीकरण, ये भी सही है। जबकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ये भी सही है। यानी ऑप्शन संख्या 4 सही होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के काल में विलय की गई देशी रियासतों के प्रलय को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कर दीजिए। इसका सतारा है महाराष्ट्र में, जैतपुर यूपी, भगत पंजाब और उदयपुर एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो सबसे पहले विलय सतारा का हुआ था पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जैतपुर यानी यूपी का, तीसरे नंबर पर भगत पंत का, और चौथे नंबर पर है उदयपुर या एसपी। जबकि इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर यही है, ऑप्शन संख्या 1 1 2 3 और 4। नेक्स्ट, डलहौजी के काल में विलय की जो नीति, यही तो था अभी, डलहौजी काल में जो विलय की नीति थी उसमें से 4 राज्य को, सतारा है, जैतपुर है और पंजाब और उदयपुर, इनको क्या कर दिया गया, अपने साथ में इनको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। अगला है 1856 के अंदर कंपनी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पारित किए। तो इसमें कंपनी ने कौन कौन से उस समय जाते जाते ताबड़तोड़ अधिनियम पारित किए थे। तो उसमें क्या था, भारत में क्या था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम। तो 1856 के बाद में कौन कौन से अधिनियम है, तो इसमें ये सभी हैं, सॉरी सभी नहीं, इसमें 3 है, चौथा नहीं, सम्मति आयु अधिनियम ये नहीं है, ये 61 के बाद हुआ था, ये नहीं है। बाकी तीनों के तीनों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 1 2 3, यानी हिंदू विधवा अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम और समानता अधिनियम, ये अभी आपके आएंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 30। प्रथम सूची में आपको क्या करना, सैन्य अधिकारियों के नाम दिए गए और दूसरी सूची के अंदर 1857 के युद्ध की शुरुआत के मायने और उसके द्वारा धारित पद का दर्शाया गया है। ठीक है, तो एक तरफ ये अधिकारी कर्नल मिशेल, कर्नल हियरेसी, जनरल हेविट और हुज वेलर, तो दूसरी तरफ इनके क्या है, कार्य दिए गए। तो ये किस किस से संबंधित है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर है। तो देखो पहले का क्या, पहला कर्नल मिशेल, तो कर्नल मिशेल किससे संबंधित, तीसरे थे, बहरामपुर में स्थित 19वीं नाइटिंग जो इन्फेक्टर थे उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, कौन, कर्नल मिशेल। जबकि जनरल हियरेसी किसके थे, कानपुर के, बैरकपुर के, मेरठ के, किसके थे, तो इसमें हो जाएगा दूसरा जनरल हियरेसी। ये फिर बेकर जो है ना बैरकपुर है उससे संबंधित हो जाएंगे, बैरकपुर में स्थित 34वीं नाइटिंग इन्फेक्ट्री के कमांडर। जबकि तीसरा जो जनरल हेविट था, जनरल हेविट को कहाँ करना है, मेरठ आना है ना, मेरठ का चाहे प्रधानमंत्री बनाओ कुछ भी बनाओ, इसको यहीं रहना है मेरठ के अंदर। तो अब देखो अगला है जनरल हेविट हो गया, ये मेरठ हो गया, तो सब ये में जनरल हेविट क्या है, बहरामपुर में स्थित जो 19वीं नाइटिंग इन्फेक्ट्री का क्या है, ऑफिसर कमांडर। तो इसमें से सही जो आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, 1, 3, बी 2, सी 4 और डी 1 आएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और उसका नेता सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है लेकिन एक ऐसा जो इसमें से सही सुमेलित नहीं, तो मुंडा का विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा ने बिल्कुल सही है। संताल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानून बिल्कुल सही। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमर्धन कुंवर ने किया, ये भी सही है। तो नायक विद्रोह का जो वो ताना भगत ने नहीं किया, तो ये सही होगा। ये कौन सा गलत कथन है। अगला प्रश्न है मदारी पास से संबंधित है। मदारी पासी क्या है, तो मदारी पासी क्या निम्न जाति का आंदोलन है, या यूपी के किसानों का आंदोलन है, या कपड़ा मिल के श्रमिकों का आंदोलन है, या छोटा नागपुर का जनजातीय आंदोलन। तो ये क्या था, मदारी पासी। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन संख्या 2, यूपी के किसान आंदोलन से संबंधित था ये। ऑप्शन संख्या देखिए 13, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और उसमें से गलत कथन कौन है उनको क्या करना, चुनाव करना। तो उन्होंने 1804 में तोहफत उल मुइनिन प्रकाशित की। दूसरा, इसमें वेदांत कॉलेज की स्थापना की। प्रीफेस्ट ऑफ जीसस, जिन्होंने क्या किया था, यीशु के देवी होने का क्या किया, सिद्धांत खारिज किया। जबकि चौथा है उनका अखबार संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का क्या बना, पहला समाचार पत्र बना। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसके बारे में बताना है। पहला, उन्होंने 1802 में तोहफत उल मुइनिन प्रकाशित की। दूसरा, उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तीसरा, प्रीफेस्ट ऑफ जीसस में उन्होंने इस जो यीशु के देवीय गणों का क्या किया, ये सिद्धांत को खारिज किया, यानी इन्होंने नहीं माना, यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। चौथा ये गलत है, नीचे वाला। उनका अखबार संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। अगला जो देखेंगे हम वो सामाजिक चेतना की प्रचार हेतु अखबार में धारावाहिक के रूप में शतपत्र यानी 100 जो पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया था। तो इसका प्रकाशन किसने किया, दादोबा पांडुरंग, विष्णु बीकाजी गोखले, देव बालकृष्ण छापेकर या गोपाल हरि देशमुख। तो सही आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ने ही धारावाहिक के रूप में शतपत्र यानी 100 पत्रों का प्रकाशन किया था।
अगला क्वेश्चन संख्या 35 पे, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज है या हिंदू स्कूल है, उसके संस्थापक कौन है? सेंट्रल में तो इसका आपको सही आंसर क्या होगा उसके बारे में आपको देखना। इसमें मदन मोहन मालवीय होगा, के.एम. मुंशी होगा, या एनी बेसेंट, या सरोजनी नायडू। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। मदन मोहन मालवीय होगा, के.एम. मुंशी, एनी बेसेंट, या सरोजनी नायडू। इसमें से क्या सही होगा? तो इसमें से जो इनका सही आंसर है वो है अपने एनी बेसेंट। ऑप्शन संख्या 3, एनी बेसेंट को ये बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल का संस्थापक मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संख्या 36, निम्नलिखित में से देवबंद आंदोलन के बारे में कौन से कथन सत्य? ये देवबंद में 1866 में शुरू हुआ था, तो बिल्कुल सही है ये पहला कथन। दूसरा कथन है इसके संस्थापक बदरुद्दीन तैयबजी, तो ये गलत है, बदरुद्दीन तैयबजी इसके कोई पिताजी नहीं थे। तीसरा, मुसलमानों की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति में सुधार लाना इसका मूल उद्देश्य था, जबकि बाकी का ऐसा नहीं था। चौथा, देवबंद आंदोलन ने साझा राष्ट्रवाद पर जोर दिया, और ये इसी का क्या है? उत्तर है। तो इसमें से सही होगा ऑप्शन संख्या 2, 1, 3 और 4 ही सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था या समाज सुमेलित नहीं है? पूना सेवादल श्रीमती रमाबाई पंडे, सोशल सर्विस लीग एच.एन. कुंजरू, सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन श्री राम वाजपेयी, परमहंस सभा दादोपा बांडुरंग। तो इसने पूछा इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन संख्या 2, सोशल जो सर्विस लीग है जिसके लेखक एच.एन. कुंजरू थे, इन्होंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। नेक्स्ट देखो, फिलिप स्प्रेंट नामक अंग्रेज की हत्या किसने की? फिलिप स्प्रेंट लाहौर में की, या मेरठ, कानपुर, या चटगांव? तो इसमें से कौन सा षड्यंत्र रचा गया था जहां पर फिलिप स्प्रेंट की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। तो इसकी हत्या हुई थी, ऑप्शन संख्या है यानी जो मेरठ षड्यंत्र केस है उसके अंदर इसका क्या कर दिया था? इसको सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डी.के. कर्वे थे, ई.वी. रामास्वामी नायकर थे, वीरेश लिंगम पंतोलु थे, सी राजगोपालाचारी थे। तो इसमें से कौन से थे? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर क्या होगा? राजमुंद्री रिफॉर्म। तो जो इस प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन संख्या जो थर्ड है, वीरेशा लिंगम पंथालू। यानी राजमुंद्री जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है उसकी स्थापना इन्होंने वीरेशा लिंगम पंतुलू ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संख्या 40, ये किसने नारा दिया था? एक धर्म, एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए। तो ऐसा नारा देने वाले कौन थे?
श्री नारायण गुरु जी थे, स्वामी विवेकानंद, रामास्वामी नायकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ नाटेको, तो ऐसे नहीं है, इन तीनों ने नहीं कही। और इसकी बात किसने कही थी? श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने ये नारा दिया था, एक धर्म, एक जाति और एक भगवान है मानवता के लिए। क्वेश्चन संख्या 41 है, हरिजन सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? है ना, ध्यान रखना, हरिजन सेवा संघ के लिए। तो इसके पहले अध्यक्ष थे जी.डी. बिरला। जी.डी. बिरला को पहली बार हरिजन जो सेवक संघ है उसका संघ का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 42, मैक-मोहन रेखा किस संधि का परिणाम है? जो भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा, ये किस संधि का? काबुल ट्रीटी 1893, ल्हासा ट्रीटी 1904 या नानजिंग ट्रीटी 1842 या शिमला कन्वेंशन 1914। तो इसका सही आंसर है मैक-मोहन रेखा संधि जो है वो शिमला कन्वेंशन जो 1914 में हुआ था, तो उसका परिणाम है। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल के विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदर्शित विरोध के नवीन साधन थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी की तरफदारी, स्वदेशी में लोक आयोजन, सरके का प्रयोग, राष्ट्रवादी प्रचार हेतु अपनाई गई समितियों से क्या करेंगे? अध्ययन के। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही है और कौन से गलत है। तो इसको भी क्या कर दिया आरपीसी ने, इसको क्या कर लिया? डिलीट कर दिया। ये क्वेश्चन क्या कर दिया? आरपीसी की तरफ से डिलीट हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, उन उत्तराधिकारियों को चुनिए जो 1930 के बाद में भी क्या रहे? सक्रिय रहे, जिसमें सूर्य सेन, कल्पना दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोरा। तो इसमें से कौन थे? उनको आपको क्या करना? सही तरीके से इसका चुनाव करना है। तो इसमें ऑप्शन संख्या 1 यानी 1 और 2 ही सही है, यानी सूर्य सेन और कल्पना दत्त ही ऐसे लोग थे जो क्या इनके साथ में घूमे फिरे, तो इनसे इनका क्या हुआ? लगाव हुआ था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, कलकत्ता जो विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? है ना, तो क्या सिफारिश की थी? ढाका में आवासीय विद्यालय की क्या की जाए? स्थापना की जाए, है ना। क्या की थी? ढाका में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए, या योग्य विद्यार्थियों के लिए ऑनर्स का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, विद्यार्थियों के लिए शारीरिक विकास हेतु निर्देशक शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति की जाए, बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कलकत्ता विश्वविद्यालय का क्या बनाए? रेंटर बनाने की अनुशंसा। तो इसका कौन सी सिफारिश नहीं थी? तो इसमें ऑप्शन संख्या 4 ये नहीं थी, बाकी तीनों ही थे। यानी जो ढाका में आवासीय विद्यालय की स्थापना करनी थी, योग्य विद्यार्थियों को ऑनर्स का पाठ्यक्रम करवाना था, और वहाँ कौन रहेंगे? इन्हीं के विद्यार्थी रहेंगे। इसी कारण विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु निर्देशक शारीरिक शिक्षा की क्या की गई? नियुक्ति की गई। अगला देखेंगे, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के बारे में विचार विमर्श कीजिए। किसके कांग्रेस नेतृत्व में उस समय क्या किया, उसके बारे में आपको बताना है। पहला राजेंद्र प्रसाद है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अब्दुल कलाम आज़ाद और चौथा है महात्मा गांधी। तो इस समय क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन विचार कांग्रेस का अधिवेशन, इसका जो नेतृत्व वो किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रांत और प्रधानमंत्री जो 1937 के बाद के चुनाव हुए, तो उसके बाद में विभिन्न जो भारत के प्रांतों के ये प्रधानमंत्री बने, इनमें सुमेलित यानी सही ने बम्बई का बीजी खेर, मद्रास के सी राजगोपालाचारी, मध्य प्रांत के डॉक्टर एन.बी. खरे और उड़ीसा के डॉक्टर कृष्णदेव। तो इसमें से सही कौन सा है? आपको क्या करना है? इसमें से सही का चुनाव करना, कौन सा सही है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न को भी क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि वैसे आपको बता दूं, देखो बीजी जो खेर है वो मुंबई के प्रधानमंत्री थे, सी राजगोपालाचारी है ये मद्रास के थे, जबकि जो मध्य प्रांत के डॉक्टर एन.बी. जो खरे वो भी थे यहाँ के, और दूसरा उड़ीसा के
जो कौन थे? कृष्णचंद्र देव की जगह थे हरे कृष्ण महताब थे। वैसे तो ऑप्शन ये होना चाहिए सही, लेकिन देखो इसका क्या, क्योंकि आरपीसी ने इसके बारे में निर्णय कैसे लिया है वो तो आरपीसी ही जानती है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन संख्या है 48। उन स्थानों या उस युग्म का चयन कीजिए जहां दोनों स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या की गई थी? समांतर सरकारों का गठन हुआ। ऐसे 3 सरकारों का था, एक तो सतारा और तालचर, बिल्कुल सही है, ये दोनों ही हैं, है ना। सतारा महाराष्ट्र, तालचर उड़ीसा, फिर मिदनापुर के अंदर भी हुई थी, तो इसमें से दोनों में यही था। तो ऑप्शन संख्या जो 1 है इसका वो क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन संख्या है 49। संविधान सभा के क्या थे? अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है 50वां। जूनागढ़ के जो दीवान जिन्होंने बाध्य होकर के जूनागढ़ का जो प्रशासन संभालने हेतु क्या किया था? भारत सरकार को आमंत्रित किया था, कौन थे? के एम मुंशी थे, मिर्जा इस्माइल, शाहनवाज भुट्टो या लियाकत अली खान। तो ये कौन थे उस समय? शाहनवाज भुट्टो। तो पहले जो सेक्शन के अंदर इन 50 क्वेश्चन, अगले 50 क्वेश्चन का जो हम विवेचन दूसरे पार्ट के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।